एपिसोड 1 से 5। डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात्र, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं, तो ये केवल एक संयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल टोबीरामा संजू नोवस्टोरी पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 1। हटिए हटिए हटिए, जल्दी से हटिए। लाल रंग का चनिया चोली पहनी हुई 21 साल की लड़की अपने हाथों में फूलों से भरी हुई थाल लेकर भागते हुए ही आ रही थी। उसके सर पर ली हुई चुन्नी, जिसमें मिरर वर्क किया हुआ था, सुबह के हल्की धूप में चमक रहे थे, और उस वजह से उसकी नायाब चमकती हुई खूबसूरती को और भी निखारने का काम कर रहे थे। ये छोरी, तन्ने अकल ना सेके। हे खाटू श्याम जी, हाथी इतनी बड़ी हो गई है, मगर फिर भी अब तक बचपना नहीं गया कि कह रही हूं मैं तन्ने, रुक जा जरा, सिर्फ दौड़ते रहना है इसे, जैसे पावों में चक्के बंधे हुए हो। 50 साल की बुआसा ने उसे डट लगाना शुरू कर दी और दौड़ती हुई रिया उनके सामने आकर खड़े हो गई। अपने कमर पर एक हाथ रख और एक हाथ से फूलों की टोकरी पकड़कर वो लड़की उनके सामने खड़ी हो गई और बोली, खम्मा घनी बुआसा, और बुआसा आप मुझे एक बात बताइए, आपको मैं कहाँ से हाथी जैसी लगती हूँ? अपने कान को हाथ लगाकर, मेरे ना तो कान बड़े हैं, और ना ही मुझे लंबी सोंड, मेरा मतलब उतनी लंबी नाक भी नहीं है, अपने नाका के तरफ पॉइंट कर, और ना ही मेरा पेट फुला हुआ है, जरा देखो तो, कितना पतला सा खूबसूरत सा पेट है मेरा, और आप मुझे हठी के साथ कंपेयर कर रहे हो? जे बात ठीक ना से बुआसा, उस लड़की ने मुंह बनाते ही कहा, और बुआसा की भी नजर उस लड़की को पांव से सर तक निहारने लग गई। अबोली रंग की नेल पेंट लगाए हुए उसके पैर के नाखून और वो लंबी उंगलियां, जो कि इतने गोरे थे कि देखने वाले को ऐसा लगता था इस लड़की ने कभी मिट्टी में पैर ही नहीं रखे होंगे, और उसमें पहनी हुई वो कुंदन के पायल ने तो उसके पैरों की सहना और भी बढ़ा दी थी। उनकी नजर ऊपर उठते हुए उस लड़की के पेट के पास गई, और उसका वो सप्ताह पेट और उतनी ही पतली कमर, साथ ही में वो खूबसूरत सी नाभि। बुआसा को ही शर्म हुई उसे देखने में, और उन्होंने जल्दी से नजर ऊपर कर दी। परफेक्ट भरा हुआ फिगर था उस लड़की का, भले ही वो पतली हो, लेकिन जहां जहां भरी हुई होनी चाहिए, वहां वहां वो अच्छे से भरी हुई थी। ऊपर से उसकी वो सुरहीदार लंबी गर्दन, और वहां के दिखते ब्यूटी बोन्स, और जरा नीचे का नजरा, ओफ क्या कमाल के थे वो, जिसे देखकर आदमी तो क्या औरतें भी घायल हो जाए। बुआसा की वह की नजर देखकर उस लड़की ने जल्दी से अपने आप को कवर कर दिया, और उन्हें चिढ़ाने के लहजे में घबराने का नाटक करते ही नौतानी अंदाज में बोली, आए हाय बुआसा, तन्ने शर्म ना आवे, जो मुझे इस तरह घूर रही हो? उस लड़की की एक्टिंग देख बुआसा की नजरें उस लड़की के चेहरे पर चली गई, और फिर एक बार वो उस लड़की को देखने लग गई। गोरा, बेहद सुंदर सा चेहरा, कानों में बड़े बड़े मोतियों की बालियां, सर पर सजा हुआ मांगटिका, और ठीक माथे में बीचों बीच लगाई हुई बिंदी, वो बेहद ही खूबसूरत नीली नीली नशीली आंखें, ऊंचा लंबा खड़ा नाक, और फिर वो रसदार लाल चुटुक करीनेदार ओठ, जिसे देखकर किसी की भी नियत बिगड़ जाए। उन ओठों से वो इतनी हंसी मुस्कान देती थी कि देखने वाला कंफ्यूज हो जाता, उन ओठों को देखे, उस पर की उस मुस्कान को देखे, या फिर दोनों गालों पर गिरने वाले उन डिंपल्स को। सच में कुदरत ने उसे भदे ही फुर्सत से तराश तराश कर बनाया हुआ था। उस लड़की ने फिर एक बुआसा को अपने आप को इतना देखता हुआ पाया तो उसे और नौटंकी करनी की सूझी, और वो झट से घूम गई, जिस वजह से उसके घुटनों तक के आते बाल भी हवा के साथ लहरा गए, और उसके घूंघट को उसके सर पर से हटाकर उस लड़की के इर्द गिर्द उलझ गए, जैसे कि वो उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसे नजर लगने से बचा रहे हो। उन काले लंबे रेशमी बालों को देखकर तो सबसे पहले बुआसा ने उसकी बलाई ले ली, और कुछ बोलने ही वाली थी कि वो लड़की नौटंकी करते ही बोली, ऐसे ना देखो बुआसा, मन्ने लाज आवे है। उस लड़की ने अपनी मीठी आवाज में और भी मिठास लाते हुए कहा, और बस बुआसा के सर का परा चढ़ गया। उस लड़की के आगे कुछ बोलने से पहले ही बुआसा ने एक जोर से फटका उस लड़की के पीठ में मार दिया, और वो लड़की बुआसा के तरफ देखकर उन्हें गुस्से से घूरने लग गई। बुआसा चिढ़ती हुई बोली, नजरें नीचे रखो लड़की, और जाओ अंदर, और हाँ, ये अपना चांद सा चेहरा ना घूंघट के छिपाए हुए ही रखना। पता चला बहन की शादी में हमें तुम्हारे हाथ भी पीली करने पर जावे चल जाए ठेसे, और हाँ, जरा अच्छे वाले कपड़े पहना, जिसमें पूरी तरह से ढकी रहे। अरे ये बिन्नी कट्ठे है तू, अट्ठे आ, और जरा नजर उतार देवे छोरी की। पता चला महारी ही नजर लग गई छोरी नू, कहते ही बुआसा अंदर चली गई, और अब तक उन्हें घूरने वाली लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी की गूंज सुन बुआसा भी मुस्कुरा दी, मगर बिना मुड़े ही आगे चलती रही, और डोल ही दिल हाथ जोड़कर खाटू श्याम से बोली, हे खाटू श्याम जी, मेरी छोरी को हर बुरी नजर से बचा लीजिए, और जल्दी से अच्छा सा राजकुमार उसके जिंदगी में भी बे दीजिए। एक बार वो अपने ससुराल चली गई, मेरी तो सारी चिंता मिट जावेंगी। बुआसा ने दिल ही दिल उस लड़की के लिए आशीर्वाद मांगा, और अंदर घर के मंदिर में चली गई। रिया, एक 46-47 उम्र की औरत ने उस लड़की को आवाज दी, और उसी के साथ वो लड़की पीछे मुड़ गई। उस औरत ने उसे घूर कर देखा, और मिर्च नमक से पहले उसकी नजर उतार दी, और बोली, कितने बार कहा है मैंने तुझे, ये इस तरह से यहाँ वहां दौड़ा मत कर। ठीक है, तुम्हारी बड़ी बहन की शादी है, लेकिन तुम। वो औरत कुछ बोल पाती उससे पहले ही उस लड़की यानी कि रिया ने अपने सर पर हाथ मार दिया, और बोली, मर गए माँ, जीजी ने हमें उनके लिए फूल लाने को कहा था,
और हम देखो, हम तो भाग रहे हैं कहकर रिया वहां से भाग भी गई और वो औरत उसके तरफ फिक्र से देखते हुए रह गई। क्या हुआ बिन्नीसा, आप परेशान लग रही है, उस औरत के कंधे पर हाथ रखकर एक 53-54 साल के आदमी में फिक्र से पूछा और वो औरत उनसे दूर होकर अपने आसपास देखने लग गई। अपने सर पर के घूंघट को जल्दी से ठीक कर वो औरत बोली, हुकुम सा, ये क्या कर रहे हैं आप? किसी ने देख लिया तो? वो औरत बुरी तरीके से शर्मा गई और वो आदमी हंसने लग गया। बिन्नीसा, 30 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया हमारी शादी को, और तो और 4 बच्चे हैं हमारे, लेकिन फिर भी आप नवेली दुल्हन के तरह शर्माती है और पता है आज भी ना उतनी ही खूबसूरत लगती है जितनी शादी के पहली रात को जब हमने पहली बार आपको देखा था तब लगती थी। उनकी बात सुन वो औरत और शर्मा गई और बोली, ऐसी बातें ना कीजिए हुकुम सा, हमें लाज आवे है और आप भी जरा लाज करिए। घर में बड़े दामाद सा आए हैं, आपके नाती नातिन हैं और आप अभी भी इस तरह की बातें करते हैं महारे से, उस औरत ने कहा। उस पर उनके हुकुम पति, जिनका नाम महेश था, वो बोले, उमा, हम तो हमारे आदरी के बच्चे आने पर भी आपको इसी तरह छेड़ेंगे और आपके साथ ऐसी ही शरारतें करेंगे। और अब जानती है, महेश आगे कुछ बोल ही रहे थे कि उनका 4 साल का नाती उनके पास दौड़ते हुए आ गया और एक नजर अपनी पत्नी उमा को देख वो वहां से चले गए। दूसरी तरफ रिया, हमारे कहानी की हीरोइन, अपने चुलबुले अंदाज में ऊपर उसके जीजी के कमरे में आ गई और उसके आते ही उसकी दोनों बहनें उसे घुरकर देखने लग गई। सॉरी, जानते हैं हमें देरी हो गई, लेकिन हमें बुआसा ने बातों में लगा दिया और हमें लेट हो गया, उस लड़की ने कहा और उसकी दोनों बहनों में नामे सर हिला दिया। उसकी बड़े बहन हिमांशी बोली, आदरी, उन्होंने आपको बातों में उलझा दिया या फिर आपने ही उन्हें उलझा दिया? वैसे भी किसे ज्यादा बातें करने का शौक है हम जानते हैं। हिमांशी ने उसके हाथों से फूल ले लिए और गुलाब की पंखुड़ियों को तोड़कर पानी में डाल दिया। रिया की दूसरी बहन आकाशी से हिमांशी बोली, आकाशी आज जाए, हम आपके बाल को सवार देते हैं, पता नहीं ये आपकी राजमहल से आई हुई दासी कहाँ चली गई। हिमांशी ने रिया को नजरअंदाज करते हुए कहा और आकाशी के साथ बातों में लग गई। रिया कुछ देर वहां खड़ी रही लेकिन उसकी दोनों बहनें उसके तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। ये देखकर वो वहां से जाने को हुई तभी आकाशी उसे घमंड से बोली, जाते हुए दरवाजा बंद कर देना, और हाँ, हमारे ससुराल वालों के सामने आकर ज्यादा ही करने की जरूरत नहीं है, वरना पता चला जैसे तुम्हारे वजह से हिमांशी जीजी का रिश्ता टूट गया था वैसे ही हमारा भी टूट जाए और वो सब शादी में हमारे बदले तुम्हें बिहा कर ले जाने की जिद करे। अब जाओ यहाँ से, आकाशी ने कहा और हिमांशी ने भी उसे घूरकर देखा। रिया भी फिर चुपचाप वहां से चली गई। राजस्थान की जान मान परिवार था उनका, एक बड़ी जॉइंट फैमिली जिसमें हर कोई सिर्फ रिया से नफरत करता था और उसकी वजह से थी उसकी वो नायाब खूबसूरती। सिर्फ उसके पिता महेश, माँ उमा और बुआसा, जो ऊपर ऊपर से तो उसे तीखे बोल सुनाती थी, लेकिन दिल ही दिल उसे उतना ही पसंद करती थी जितने उसके माता पिता महेश और उमा करते थे। महेश प्रजापति और उमा प्रजापति उस घर के बड़े बेटे बहू थे, जिसके बाद उनके 2 छोटे भाई सूरज, सीमा भाभी और राजेश, स्वाति थे। उनकी 2 बहनें भी थी, जिसमें से सब में बड़ी बुआसा कांचन उनके परिवार के साथ उनके ससुराल में रहती थी, और छोटी बुआसा, जिनके साथ रिया की सुबह नोक झोंक हुई थी, कनक, उन्हीं के साथ यहाँ रहती थी। शादी के कुछ महीनों के अंदर ही उनका पति का देहांत हो गया और उन्हें फिर उनकी बिरादरी से निकाल दिया गया, तो महेश उन्हें लेकर यहाँ आए थे और वो अब उन्हीं के साथ रहती थी। महेश के माता पिता तिरुमल जी और हेमा जी भी उन्हीं के साथ रहते थे। उन्हें भी रिया इतनी कुछ खास पसंद नहीं थी और उसकी वजह थी महेश जी का सबसे छोटा बेटा हेमंत। हमारे बेटे को तीसरी बेटी हुई, इस वजह से वो नाराज थे, मगर उनकी नाराजगी हेमंत के आने के बाद थोड़ी कम हुई ही थी कि जैसे जैसे वो बड़े हुए वो नाराजगी भी बढ़ते चली गई। एक लौटा बेटा, इस वजह से दादासा दादिसा ने उसको काफी लाड प्यार किया और वो बिगड़ गया, जिस वजह से महेश उसे हमेशा डांट लगते थे और हेमंत दादासा दादिसा के पास ये कहकर शिकायत करता था कि रिया की वजह से ही उसे डांट पड़ी है। बाद में उसके काकी के बच्चे और उसकी खुद की बड़ी दोनों बहनें भी उसका साथ देने लग गई और रिया के खिलाफ कुछ भी भला बुरा बोलने लग गई, रिया की खूबसूरती से जो वो उसकी ही तारीफ करते थे, जिस वजह से वो सब चिढ़ जाते थे। और तो और रिया की वजह से उसकी बड़ी बहन के शादी में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। उसे देखने के लिए बहुत ही बड़े घर से रिश्ता आया था, मगर रिया उनके सामने आ गई। 14 साल की रिया को तो कुछ खबर भी नहीं थी कि उसका यूं सामने आना उसके बहन को आया हुआ रिश्ता टूटने की वजह बनेगा। उस लड़के ने डायरेक्ट सबके सामने हिमांशी को ठुकरा कर रिया का हाथ मांग लिया और महेश जी ने गुस्से से उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। बाद में तो उसका यूं सबके सामने आने पर भी रोक लगाई गई। उसकी दोनों काकी ने ये कह डाला कि जब भी उनके बेटियों को रिश्ता आएगा तब ये लड़की सामने नहीं आनी चाहिए, और मजबूरन महेशा और उमा को ये बात माननी पड़ी। यहाँ तक कि रिया को अपने तीनों बड़ी कजन सिस्टर्स के शादी में शरीक होने का भी मौका नहीं मिला था। उसकी माँ को ये सब देखा नहीं गया और उन्होंने रिया को अपने मायके में आगे की पढ़ाई के लिए भेज दिया। परसों ही तो आई थी वो यहाँ, ना जाने कितने सालों बाद। इसी वजह से रह रहकर सबकी नजरें उसके ओर ही ठहर रही थी और वो सबके गुस्से का शिकार हो रही थी। आकाशी को भी डर था कहीं उसके वजह से उसका रिश्ता टूट ना जाए, इस वजह से उसने रिया को सबके सामने आने से मना कर दिया।
नई स्टोरी है, लिखनी तो दूसरी 2 स्टोरीज में से एक थी, मगर पता नहीं क्यों मेरे दिल ने उन्हें लिखने के बजाय इसी को लिखने को कहा, एंड मैंने इस कहानी को पेश कर दिया। अब जल्दी जल्दी इसे पढ़कर मेरी इस स्टोरी को भी अपना बहुत प्यार दीजिए। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नोवा स्टोरी। न्यू एपिसोड 2। रानासा 31-32 साल के आदमी ने हकलाते हुए और थोड़ा डरते हुए ही फोन आगे किया और थोड़े दूर से ही सुनाई देती उस फोन में की आवाजों को सुन वो उठ कर पाने जगह पर खड़े रह गया। उसने गुस्से से अपने दोनों भुवई पर हाथ मला और गुस्से से ही जोर जोर से कदमों के साथ उस आलिशान केबिन में से बाहर निकल गया। उस दूसरे आदमी ने अपने सर पर का पसीना पोंछ दिया और जल्दी से उसके पीछे भाग गया। उसे भागता हुआ और अपने रानासा को बाहर जाता हुआ देख रानासा का वो दूसरा असिस्टेंट भी उनके पीछे चल दिया। दोनों चुपचाप लिफ्ट में उनके रानासा के पीछे खड़े हो गए और उसकी सभी मीटिंग्स को रिस्केड्यूल करने में लग गए। 80 फ्लोर से नीचे आने से पहले ही उन्होंने सब कुछ रिस्केड्यूल कर दिया था और सुकून की सांस लेकर रिलैक्स हुए ही थे कि उनके रानासा की आवाज उनके कानों से टकरा गई। वो थोड़ा रोटोन में ही बोला, घर पर कौन कौन आया था? और बस उसके सवाल को सुन दोनों डर से कांपने लग गए। हमें रिपीट करने की जरूरत है क्या? रानासा का आया वो स्ट्रिक्ट सवाल और अर्जुन दोनों असिस्टेंट में से एक जल्दी जल्दी बोलने लग गया। आपकी पूरी फैमिली, एम सॉरी, मेरा मतलब है कि पूरी राजपूत फैमिली आई थी, मेरा मतलब है, आई हुई है। और बस उसके यही वर्ड्स और अब तक पार्किंग में शान से खड़ी उस ब्लैक बुगाटी कार के खिड़की के शीशे पर एक क्रैक आ गया। उनके रानासा ने अपने गुस्से में इतने जोर से खिड़की पर मारा था कि उसका वार वो बुगाटी के शील्ड कांच को तक के दरार आ गई। रानासा अर्नब जल्दी से आगे आया और उसने रानासा का हाथ पकड़ लिया। उनका वो हाथ बुरी तरह से लाल हो गया था, जिसे देखकर उन दोनों को उनके रानासा की काफी फिक्र हुई। रानासा ने बिना कुछ कहे अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वा लिया और तब तक अर्जुन ने जल्दी से दूसरे कार का दरवाजा उनके लिए खोल दिया। आगे के कुछ पलों में ही रानासा कार में बैठे और अर्जुन ने ड्राइविंग सीट तो उसके बाजू वाले सीट पर अर्नब बैठ गया और रानासा के गाड़ियों का तताफा वहां से निकल गया। रानासा के डर की वजह से उनके करीब आने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी, उनके उन 50 बॉडीगार्ड्स में भी नहीं, सो वो सब एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके उनकी हिफाजत करते थे। जल्दी ही उनके गाड़ियों का तारा मुंबई के आलिशान एरिया प्लेटिनियम सोसाइटी में आ गया। पेड़ पौधों से भरी हुई उस सोसाइटी को देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि वो मुंबई जैसे रश वाले सिटी में है। अमीरों की बस्ती थी वो, जहां आम लोगों का आना तो दूर, उनकी सोच भी वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। जल्दी ही वहां के सबसे बड़े मेंशन के गेट में से उनकी गाड़ियों ने अंदर एंट्री ली और अपनी हमेशा वाली एटीट्यूड से भरी चाल और सख्त औरा को कंटिन्यू रखते हुए उसने उस बड़े से मेंशन में इंटर हो गया। अंदर आते ही उसे अपनी पूरी फैमिली दिखाई दी, जिसमें से कुछ लोगों को देखकर उसके सर की नस गुस्से से थौड़-थाड़ उड़ने लग गई। अपने गुस्से को किसी तरह से शांत कर रानासा उनके दादीसा और दादीसा के सामने आए। वो नीचे झुककर उन्होंने उनका आशीर्वाद ले लिया। खम्मा घनी दादा हुकुमसा, खम्मा घनी दादी हुकुमसा। रानासा ने अपने दादा दादीसा के पैर छू लिए। घनी खम्मा रानासा, और आपसे कितनी बार कहा है, आप अब रानासा है, तो हमें हुकुमसा कहकर मत पुकारा कीजिए। दादा हुकुमसा ने कहा ही था कि रानासा उनके तरफ देखा और उन्होंने ने नामे सर हिलाते ही अपनी बात बदल दी। वो बाकी सबके तरफ देखकर बोले, क्या आप सब अपने रानासा को किस तरह आदर दिया जाता है ये भूल गए हैं क्या? उनके सख्त लफज और एक साथ सब ने जरा सा झुककर रानासा को ग्रीट किया। उनमें से कई ऐसे थे जो सिर्फ जबरदस्ती दादा हुकुम के और स्पेशली रानासा के डर से झुके हुए थे, वरना तो उनके दिल में ऐसे इरादे थे जैसे मानो एक मौका मिले और वो रानासा का नाम इस दुनिया से ही मिटा दे। रानासा ने उनके तरफ नजरअंदाज किया और सीधा ऊपर की ओर बढ़ गया। तभी दादी हुकुमसा बोली, अधिरोह रानासा, जरा हमारे पास तो रुकिए, हमें बात करनी है। दादी हुकुमसा जानती थी, अगर एक बार रानासा यानी कि अधिरोह सिंह राजपूत ऊपर चले गए तो कल सुबह तक वो नीचे आएंगी ही नहीं, इस वजह से उन्हें उनसे अभी बात करनी थी। अभी नहीं दादी हुकुमसा, अधिरोह रानासा ने कहा और जल्दी जल्दी ऊपर के फ्लोर पर चले गए। एक कमरे के सामने आने के बाद उन्हें उस कमरे में से जोर जोर से कुछ ना कुछ फेंकने की आवाज आने लगी और उन्होंने किसी तरह से लंबी सांस लेकर अपना गुस्सा शांत किया। दरवाजा खोलिए नन्हे कुंवार साहब, देखिए तो आपके बापू सा आए हैं आपके पास, आपसे मिलने, और आप ऐसा करेंगे। अधिरोह की आवाज बहुत ही शांत और प्यार भरी थी और उस आवाज को सुन अंदर मचता हुआ शोर बंद हो गया। वैसे तो उस मेंशन के सभी कमरे साउंड प्रूफ थे, सिवाय इस कमरे के, और उसकी वजह थी उस कमरे में रहने वाले नन्हे कुंवर, जो कि सेम अपने बापूसा की कॉपी थे और उनके जैसे ही गुस्से वाले भी। कब उनका मूड कैसा हो जाए, ये बात कोई बता नहीं सकता था, और फिर वो मचा देते थे तबाही, जो हाथ को आए उसे फेंक दिया, और उनकी इसी आदत की वजह से उनके कमरे को साउंड फ्री बना दिया था। अधिरोह ने उसके रूम को आराम से अपने तरफ के चाबी से खोला और अंदर आ गया। उस आलिशान कमरे की हालत देखने लायक हो गई थी। इतना खराब और टूट-फूट मचाई थी वह नन्हे कुंवर ने। अधिरोह रानासा जानते थे कि इस वक्त उनके नन्हे कुंवर कहाँ होंगे, सो वो उधर चले गए। गैलरी के एक कोने वो नन्हे कुंवर, जो कि अधिरोह की जान था, वो अपने सर को घुटने में छिपा ही बैठा था। व्हाइट कलर का नाइट सूट, बिखरे हुए वो चमकते हल्की सुनहरी झांक वाले बाल, जिसे देखकर अधिरोह रानासा का दिल सुकून से भर गया। राजन, अधिरोह रानासा ने धीमी आवाज में उसे पुकारा और उस 5 साल के बच्चे ने अपनी नजरें उठाकर अपने पिता को देखा।
अधीरोह ने अपनी बाहें फैला दी और प्यार भरे लहजे में बोला, आइए हमारे पास। और वो नन्हा सा कुंवर दौड़कर अपने बापूसा के गले लग गया। उसकी वो काली गहरी आंखें लाल हो चुकी थी और गाल भी फुले हुए थे। रोने की वजह से उसका गाल और नाक बुरी तरह से लाल हो गए थे। वो था ही इतना नाजुक, इतना हैंडसम, क्यूट कि जो देखे बस उसे देखता ही रह जाता। अधीरोह ने उससे कुछ नहीं पूछा कि उसे क्या हुआ था, वो क्यों इतना गुस्से में था। बस खामोशी से वो उन नन्हे कुंवर को अपने गले से लगाए हुए बैठा रहा। थोड़ी देर वो बाप बेटे वैसे ही थे, तभी अर्जुन वहां आ गया और अपने सर को झुकाते ही बोला, राणा सा, दिन लग गया है, आप और नन्हे कुंवर आ जाए। उसकी बात सुन अधीरोह ने एक नजर उस गैलरी में मौजूद टेबल पर डाली और अर्जुन समझ गया कि वो क्या कहना चाहता है। जो हुकुम राणा सा, अर्जुन ने सर झुकाकर कहा और वहां से चला गया। उसने कॉल कर उन दोनों का डिनर वही उनके गैलरी के लाने के लिए बोल दिया। बहुत बड़ी गैलरी थी वो। अधीरोह और राजन के कमरे भी बहुत बड़े और आसपास ही थे। अधीरोह ने खास करके वो डिजाइन करके लिए थे और उसने जानबूझकर उन दोनों कमरे की गैलरी एक दूसरे से अटैच कर बहुत बड़ी बना दी थी, जिससे करीब ही एक स्विमिंग पूल भी था। उन दोनों बाप बेटों को स्विमिंग करने बड़ा ही शौक था। अधीरोह बहुत अच्छा स्विमर था और उसका देखकर राजन भी स्विमिंग सीखने की जिद कर रहा था, तो उसने हाल ही में उसे भी स्विमिंग सिखाना शुरू कर दी थी। राजन अधीरोह से दूर हुआ और उसने स्विमिंग पूल के तरफ एक नजर डाल दी। उसकी नजरों को समझकर अधीरोह राणा सा बोले, नहीं नन्हे कुंवर, अभी रात हो चुकी है, पानी में जाना ठीक नहीं है। लेकिन राणा सा का इतना ही कहना और नन्हे कुंवर ने ऊपर के तरफ घुरकर देखा। ना में सर हिलाते हुए अधीरोह राणा सा बोले, जाए चेंज करके आइए, हम भी चेंज करके आते हैं। और क्या उनका इतना ही कहना, नन्हे कुंवर जल्दी से उनके कमरे में भागकर उनका स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर आ भी गए। उनके हर दूसरे तीसरे दिन तोड़फोड़ करने की आदत से सब हेल्पर इतने वाकिफ हो चुके थे कि बस महज 10 मिनट में ही उन्हें पूरे रूम का नक्शा पहले की तरह कर दिया। नन्हे कुंवर बाहर आते ही उनकी नजर उनके बापूसा पर गई और वो उन्हें देखते ही रह गए। वो ही क्या, वह मौजूद उनका स्टाफ भी उन्हें देख रहा था। और देखे क्यों नहीं, उनके सामने खड़े उनके राणा सा लुक्स के मामले में किसी ग्रीक गॉड से कम नहीं थे। गोरा रंग, कसा हुआ बदन, बोविट पैक्स एब्स और यो बियर्ड, उफ, इतने हॉट और स्टनिंग थे राणा सा की बस सबकी नजरें उन पर ठहर गई तो हटने का नाम ही नहीं लेती थी। राणा सा ने एक और अपने नाहे कुंवर के तरफ देखा और जान गए कि वो क्या सोच रहे होंगे। जिस तरह से नन्हे कुंवर सुबह सुबह अपने बापूसा के जिम में आ रहे थे, उस वजह से साफ साफ जाहिर था कि उन्हें भी अपने बापूसा ही तरह बॉडी चाहिए थी। और अभी भी वही सोच उनके आंखों में साफ साफ झलक रही थी। उन आंखों में आई हुई चमक से ही राणा सा आने बेटे नन्हे कुंवर के दिल के हाल समझ गए और मुस्कुराकर उन्होंने पूल में छलांग लगा दी। पानी में गए हुए राणा सा 1 मिनट होने के बाद भी ऊपर नहीं आए और नन्हे कुंवर की नजारे बेचैन होकर उन्हें पानी में ढूंढने लग गई। हालांकि वो जानते थे कि राणा सा कितने अच्छे स्विमर है, लेकिन फिर भी उन्हें उनकी फिक्र हो गई और वो बेताबी से उन्हें ढूंढने लग गए। अधीरोह राणा सा उनकी बेचनी को समझ रहे थे और अपने आप को पानी में रखे हुए ही वो बस अपने नन्हे कुंवर की एक आवाज का इंतजार कर रहे थे, मगर वो आवाज उनके कानों तक आई ही नहीं। पिछले 4-5 बार की तरह इस बार भी नन्हे कुंवर ने एक लफ्ज भी नहीं बोला और उनकी आवाज सुनने के लिए बेकरार हो गए। अधीरोह राणा सा उनकी बेचैनी को और बर्दाश्त नहीं कर पाए और पानी से ऊपर आ गए। उन्हें आया हाथ देख अद्विक कुंवर जल्दी से उनके तरफ चले गए और उन्हें अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उन्होंने बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के पानी में छलांग लगा दी। राणा सा जानते थे वो ऐसा ही कुछ करेंगे, सो उन्होंने जल्दी से नन्हे कुंवर को अपने हाथों में थाम लिया और उनके साथ पानी का मजा लेते हुए उन्हें स्विमिंग सिखाने लग गए। नई स्टोरी है, लिखनी तो दूसरी 2 स्टोरीज में से एक थी, मगर पता नहीं क्यों मेरे दिल ने उन्हें लिखने के बजाय इसी को लिखने को कहा एंड मैंने इस कहानी को पेश कर दिया। अब जल्दी जल्दी इसे पढ़कर मेरी इस स्टोरी को भी अपना बहुत प्यार दीजिए। सब्सक्राइब टू टोबिरामा संजू नोवा स्टोरी। न्यू एपिसोड 3। राणा सा ने एक और अपने नाहे कुंवर के तरफ देखा और जान गए कि वो क्या सोच रहे होंगे। जिस तरह से नन्हे कुंवर सुबह सुबह अपने बापूसा के जिम में आ रहे थे, उस वजह से साफ साफ जाहिर था कि उन्हें भी अपने बापूसा ही तरह बॉडी चाहिए थी। और अभी भी वही सोच उनके आंखों में साफ साफ झलक रही थी। उन आंखों में आई हुई चमक से ही राणा सा आने बेटे नन्हे कुंवर के दिल के हाल समझ गए और मुस्कुराकर उन्होंने पूल में छलांग लगा दी। पानी में गए हुए राणा सा 1 मिनट होने के बाद भी ऊपर नहीं आए और नन्हे कुंवर की नजारे बेचैन होकर उन्हें पानी में ढूंढने लग गई। हालांकि वो जानते थे कि राणा सा कितने अच्छे स्विमर है, लेकिन फिर भी उन्हें उनकी फिक्र हो गई और वो बेताबी से उन्हें ढूंढने लग गए। अधीरोह राणा सा उनकी बेचनी को समझ रहे थे और अपने आप को पानी में रखे हुए ही वो बस अपने नन्हे कुंवर की एक आवाज का इंतजार कर रहे थे, मगर वो आवाज उनके कानों तक आई ही नहीं। पिछले 4-5 बार की तरह इस बार भी नन्हे कुंवर ने एक लफ्ज भी नहीं बोला और उनकी आवाज सुनने के लिए बेकरार हो गए। अधीरोह राणा सा उनकी बेचैनी को और बर्दाश्त नहीं कर पाए और पानी से ऊपर आ गए। उन्हें पूल से बाहर आया देख अद्विक कुंवर जल्दी से उनके तरफ चले गए और उन्हें अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उन्होंने बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के पानी में छलांग लगा दी। राणा सा जानते थे वो ऐसा ही कुछ करेंगे, सो उन्होंने जल्दी से नन्हे कुंवर को अपने हाथों में थाम लिया और उनके साथ पानी का मजा लेते हुए उन्हें स्विमिंग सिखाने लग गए।
अगले दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर हर कोई रानासा और नन्हे कुंवर का इंतजार कर रहा था और वो दोनों बाप बेटे उतने ही शान से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ गए। बिना किसी को देखे हुए वो दोनों घर में बने मंदिर में चले गए और आशीर्वाद लेने के बाद बाहर आकर डाइनिंग टेबल के पास आ गए। उनके आते ही सब उठकर खड़े हो गए थे। वैसे तो दिल में किसी के भी नहीं था उठकर खड़े रहने का, मगर दादा सा हुकुम और दादी सा हुकुम में खड़े रहने के बाद उन्हें अधिरोह रानासा के शान में खड़े रहना ही पड़ा। खम्मा घनी रानासा, दादा सा हुकुम ने रानासा के कहने से पहले ही कहा और रानासा ने झुककर उनका आशीर्वाद ले लिया। उन्होंने जिस तरह किया था ठीक उसी तरह नन्हे कुंवर ने भी झुककर उनका आशीर्वाद ले लिया। हमेशा खुश रहिए, विजयी भव, खाटू श्याम जी पाना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे। दादा सा हुकुम और दादी सा हुकुम दोनों ने मुंह भर भर के आशीर्वाद उन्हें दे दिया। उनसे आशीर्वाद पाकर अधिरोह ने वहां मौजूद अपने बापूसा और मासा की देखा और फिर काकासा काकीसा को देखकर वो सीधा उसके चेयर पर आकर बैठ गया। उसी के तरह उसकी छोटी कार्बन कॉपी भी करने लग गई और आकर उसके चेयर पर बैठने ही वाले थी कि मेघा जी ने आकार नन्हे कुंवर को गले से लगा लिया। वो प्यार से बोली, हमारे नन्हे कुंवर, हमने आपको बहुत याद किया, आपने भी अपने दादी हुकुम को याद किया ना। मेघा ने प्यार से नन्हे कुंवर के गालों को सहलाया और दादी हुकुम इस लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। अधिरोह रानासा उठकर कुछ कहने ही वाले थे कि नन्हे कुंवर ने जल्दी से मेघा जी को धक्का दे दिया और अपने सामने की चेयर, डाइनिंग टेबल पर की कुछ डिशेज नीचे फेंक दी। उनके आंखों में अंगार बस रहे थे, जिसे देखकर उस इतनी छोटी नन्ही सी जान से तक के मेघा जी डर गई और पीछे हो गई। उन्होंने नाटकी तरीके से अपने आंखों में आंसू ले आए और बोली, नन्हे कुंवर, हम आपकी दादी हुकुम है बेटा, हमसे इस तरह बर्ताव आप क्यों कर रहे हैं। मेघा जी उठकर खड़ी हो गई और अपने पति शक्ति सिंह राजपूत के पास जाकर रोने लग गई। अधिरोह गुस्से से कुछ बोलने ही वाला था कि तब तक शक्ति सिंह आगे आए और उन्होंने नन्हे कुंवर राजन का हाथ पकड़ना चाहा, मगर वो उसे छू पाते उससे पहले ही अधिरोह रानासा ने नन्हे कुंवर को अपने पीछे ले लिया और अपने अड़ाट पिसते हुए बोला, शायद आप भूल रहे हैं कि हमारे नन्हे कुंवर को हमारे अलावा किसी का छूना पसंद नहीं है। उन्हें गुस्सा आता है, फिर भी आप बाईसा मेघा जी के तरफ देखकर आपने उन्हें छूने की गुस्ताखी क्यों की। अधिरोह के बैटन में बेहिसाब गुस्सा था, जिसे महसूस काग मेघा जी ततपप करने लग गई और चुपचाप सर झुकाकर खड़े हो गई। नन्हे राजन ने एक बार सबको देखा और सीधा अपने कमरे में चला गया। अधिरोह भी उसके पीछे जाने ही वाला था कि दादी सा हुकुम से बोली, 1 मिनट रानासा, जैसे कि आप जानते हैं आपके छोटे भाई मिहिरसा का विवाह है 1 हफ्ते बाद और हम सब उस वजह से जयपुर जा रहे हैं। हमारे खानदान के वारिस और जयपुर के रानासा होने के हिसाब से आपको इस शादी के शरीक होना होगा, वो भी हमारे साथ बारात में ही जाना होगा और ये हमारा फैसला है। अधिरोह बेटा, हमें यकीन है हमारे पोते अपने दादी के इस बात का मान जरूर रखेंगे। लास्ट में दादी सा हुकुम ने रानासा को अधिरोह बेटा कहकर पुकारा, जिसे सुन रानासा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और हमें सर हिलाकर लंबे कदमों के साथ अपने नन्हे कुंवर के पास चला गया। योजक चिन्ह, रिया, रिया उठ भी जाइए, हमारी शहजादी सूरज सर पर चढ़ाया है और ये लड़की अब तक सो रही है। हे खाटू श्याम जी, पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। उमा जी ने अद्रिका के सर को सहलाकर उसे आवाज दी और फिर उसके सर पर किसकर वो खिड़की के पर्दे खोलने जाते हुए बात बाने लग गई। अपनी माँ की प्यारी सी आवाज सुन रिया मुस्कुराए और अपने बड़े मखमली बिस्तर पर लेती हुई वो उठकर बैठ गई। अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर करके उसने अंगड़ाई दी और उमा जी की नजर अपने बेटी के सुबह दिखने वाली लुभावनी खूबसूरती पर ठहर गई। दूर से ही दोनों हाथों से उसकी बलाइये लेते हुए उन्होंने कड़ाकड़ अपनी उंगलियां तोड़ी और साइड में देखकर थू थूकर उन्होंने अपनी बेटी की नजर उतार भी दी। उनके हरकत पर रिया मुस्कुरा उठी और बस उमा जी को उस पर और भी प्यार आ गया। किसी तरह से उस पर की नजर हटाकर वो बोली, आपकी शॉपिंग का क्या है रिया, आपने कुछ खरीदा है या नहीं अब तक। हे खाटू श्याम जी, 1 हफ्ते पर आकाशी की शादी आ गई है। मिहिर जमाईसा और उनके घर वाले कल शाम को बारात लेकर आने वाले हैं और अब तक कितने काम बाकी है। किस्मत वाली है हमारी आकाशी, जो उन्हें खुद से होकर रानासा के घर से रिश्ता आया है। आप जानती है जमाईसा छोटे भाई है रानासा के, कितने अच्छे है रानासा, हमारी बिरादरी के लिए कितना कुछ किया है उन्होंने और काफी कम उम्र में उन्होंने काफी कुछ हासिल भी कर लिया है। खाटू श्याम जी उन पर भी अपनी कृपा बरसाए रखे, उन्हें हमेशा खुश रखे। अरे ये क्या, आप फिर से सो रही है, हम क्या करें आपका। रिया, उमा जी बातें करते हुए रिया के कमरे में फैली हुई 1-2 चीजें समेट कर रख रही थी और तभी उनके नजरें रिया पर गई, जो पेट के बल लेटकर अपनी माँ के बातें सुन रही थी या फिर सो रही थी, ये उन्हें ही पता नहीं था। अपने माँ की कही आखिरी बात सुन रिया प्यार से बोली, हमें प्यार कीजिए मासा, और क्या करेंगी आप, हमने आपको बहुत मिस किया है। रिया ने प्यार से कहा और उमा जी की आंखें भर के आ गई। वो जल्दी से उसके पास आ गई और उसका चेहरा थाम कर बोली, हमें माफ कर दीजिए रिया, हम उस वक्त चाहकर भी कुछ कर नहीं पाए, वो सब नहीं रोक पाए। हम जानते हैं बेटा, इसमें आपकी गलती नहीं थी, मगर हालात ही वैसे थे, हमें आपको यहाँ से दूर भेजना पड़ गया। उमा जी ने रोते ही कहा और रिया ने उनके आंखों से आंसू साफ कर दिए। वो नाटकी अंदाज में बोली, ओफ मासा, हमने आपको हमें प्यार करने के लिए कहा था, न कि रोने के लिए। और उसकी बात सुन उमा जी हंस दी। रिया भी हंस पड़ी और उनके गोद में सर रख कर सो गई। आप आदू, आप फिर से सो रही है क्या, उठ भी जाए अब, कितने काम है सर पर।
उमा जी ने कहा तो सही, मगर उनकी बातें और उनकी एक्शन बिल्कुल अलग अलग थी। कहते ही वो रिया के सर को प्यार से थपथपा रही थी और उसके लंबे बालों को भी सहला रही थी। रिया मुस्कुरा उठी और लाडनेना में सर हिलाकर उनके कमर पर अपने हाथों का घेरा बनाकर फिर से सो गई। ये उसकी पुरानी आदत थी, जिस पर उमा जी भी मुस्कुरा दी। दोनों माँ बेटी हल्की फुल्की बातें करने लग गई। उमा जी उससे बोली, वैसे आदू, जहाँ तक हमें याद है, आपको तो छोटे छोटे बाल पसंद थे, फिर ये इतने लंबे बाल कैसे हो गए आपके? हम जब कहते थे कि अपने बाल बढ़ाए, लंबे कीजिए, तब तो आप नहीं मानती थी। और अब ये देखिए तो जरा, आपके घुटनों तक बाल जा रहे हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं ये, नजर ना लेगे इन्हें, उमा जी ने कहा और रिया से फर मुस्कुरा दी। उसे अब भी याद था, मासा उसके बापूसा कितना पीछे पड़ते थे उसके लंबे बाल करने के लिए, मगर रिया को पसंद ही नहीं थे लंबे बाल। मगर जब वो उनसे दूर हुई, तब उनकी हर एक बात उसे याद आ गई और ना चाहते हुए भी उसने अपने बाल लंबे कर लिए। ऐसी बहुत सी बातें थी, बदलाव थे, जो उसने अपने आप में किए, और उसके इन्हीं पॉजिटिव बदलाव को सही से आकर देने का काम किया उसके मामू ने। वो बातें कर ही रहे थे कि उनके कानों पर आकाशी के तीखे लफ्ज टकरा गए। वो थोड़े गुस्से से ही मासा से बोली, ओ, हमें लगा ही था कि अब यहाँ होंगी, आपको हमारी फिक्र ही नहीं है ना मासा? 5 दिन में हमारी शादी है, और आप अपना प्यार हम पर लुटाने की बजाय इस पर लुटा रही है। हमें पता था कि आपको सिर्फ यही पसंद आती है, लेकिन कम से कम इस बात का ध्यान रखते हुए कि हमारी शादी है, आप कुछ दिन हम पर तो ध्यान देती ना? आकाशी ने कड़वाहट से कहा और रिया को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। वो समझदारी से बोली, माँ अभी आपके पास ही आ रही थी जीजी। आप रिया के आगे कुछ बोलने से पहले ही आकाशी ने अपना हाथ दिखाकर उसे बोलने से रोक दिया और गुस्से से वहां मौजूद वास फेंक कर वहां से जाने ही लगी थी कि उसकी नजर महेश जी के गुस्से भरी नजरों पर गई। उनका गुस्सा देख वो थोड़ा सहम गई और उसने अपना सर झुका लिया। महेश जी उसके पास आ गए और बोले, आप बड़ी है आकाशी, और अब तो आपकी शादी भी होने वाली है, तो तुम्हारी एक बात अट्ठे गांठ बांध कर रख लियो, अगर आगे से रिया के साथ या फिर किसी के भी साथ थारे ससुराल में भी ये अपनी जुबान कैंची की तरह कर कर चलाई ना, तो महारे से बुरा कोई ना होएंगो, समझ आयो ना? महेश ने इतने गुस्से से कही थी ये बात कि आकाशी जगह पर कांपने लग गई और उसने हाँ में सर हिलाकर भरी हुई आंखों से ही वहां से भाग गई। जाते जाते वो रिया को गुस्से से देखना नहीं भूली थी। उसके जाते ही उमा जी आगे आ गई और बोली, ये क्या कर दियो हुकुमसा आपने? उनका ब्याह होने वाला है और आपने इस लहजे में उनसे बात की, हम उन्हें समझा भी तो सकते थे ना कि वो आदू के साथ अच्छे से बर्ताव करे। ऐसे तो वो और भी। उमा जी से आगे कुछ कहा ही नहीं गया और उन्होंने अपना सर झुका लिया। आकाशी ने जाते हुए जिस नजरों से रिया को देखा था, उससे तो वो समझ गई थी कि उसकी नफरत उनके आदू के लिए और बढ़ गई थी। महेश जी समझ गए थे कि वो क्या सोच रही है, इसी वजह से वो उनसे कभी नहीं तो आज थोड़ा सख्ती से ही बोले, बिन निसा, छोटी ना है वो, जिन्हें सही गलत की बात समझ नहीं आवे, और वैसे भी अगर उन्हें समझना होता तो वो पहले ही समझ जाती। रिया से नफरत करना उन सबका शौक बन गया है, एक ऐसा शौक जिसे हम चाहकर भी बदला नहीं सकते। वो उन्हें समझाने से अच्छा धमकी देना ही जरूरी था, ताकि वो आगे शादी की रस्मों में बिना वजह की रिया के लिए मुश्किल ना बने और ना ही उन्हें सबके बीच नीचा दिखाए। समझ आयो तन्ने? और ये सुबह सुबह रोना बंद कीजिए आप, हमें पसंद नहीं है हमारी बिन्नीसा के आंखों में आंसू। महेश जी ज्यादा देर तक उन्हें रोते हुए देख ही नहीं पाए और उन्होंने उनके आंसू साफ कर दिए। नजर ना लगे हमारे बापूसा और मासा की जोड़ी को। थू 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 थू, प्रिया ने उन दोनों की बलाए लेते हुए कहा और महेश जी ने उसे घूर कर देखा। अपनी उंगली से इशारा करते हुए उन्होंने उसे अपने करीब बुलाया और उसके आते ही उसके कान को पकड़ लिया। प्रिया झुटा मुठा, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे लहजे में बोली। आ बापूसा छोड़िए ना, दर्द हो रहा है मासा, और रोंधी शक्ल बनाकर उसने अपनी माँ के तरफ देखा और जैसे कि उसने सोचा था अगले ही पल उमा जी ने उसका कान महेश जी के हाथों से छुड़ा दिया और उन्हें डांट लगना शुरू कर दी। ऐसे तो एक लफ्ज नहीं निकलता था उनके सामने उनके मुंह से, मगर बात जब उनके आदू की होती तो वो एक क्या हजार लफ्ज बोल सकती थी। महेश जी फिर छोटा सा मुंह करके बोले, बिन्नीसा, आप हमें डट रही है, और तब जाकर उमा जी को याद आया कि वो क्या कर रही है। वो जल्दी से बोली, माफी हुकुम सा, मगर आप है की। वो बोल ही रही थी कि तब तक महेश साहब बोले, माफी क्यों मांग रहे हैं आप? और सच कहे, आप जब भी हमें डांटती हैं ना तब हमें बहुत प्यार। महेश जी क्या कहने वाले हैं ये उमा जी समझ गई और उन्होंने जल्दी से उनके ओठों पर हाथ रख दिया और बोली, धत लाज कोनी आवे तन्ने। उमा जी ने कहा और आद्रिक उन्हें छेड़ने ही वाली थी कि तब तक उसके कानों पर कोई आवाज आ गई, जिसे सुनकर वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और उसके मम्मा के तरफ मुस्कुरा कर देखा। मासा, मामा सा आ गए, प्रिया ने कहा और जल्दी से बाहर की तरफ भागने लग गई। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नोवा स्टोरी। न्यू एपिसोड 4। महेश जी समझ गए थे कि वो क्या सोच रही है, इसी वजह से वो उनसे कभी नहीं तो आज थोड़ा सख्ती से ही बोले, बिन निसा, छोटी ना है वो, जिन्हें सही गलत की बात समझ नहीं आवे, और वैसे भी अगर उन्हें समझना होता तो वो पहले ही समझ जाती। प्रिया से नफरत करना उन सबका शौक बन गया है,
एक ऐसा शौक जिसे हम चाहकर भी बदला नहीं सकते। वो उन्हें समझाने से अच्छा धमकी देना ही जरूरी था, ताकि वो आगे शादी की रस्मों में बिना वजह की रिया के लिए मुश्किल ना बने और ना ही उन्हें सबके बीच नीचा दिखाए। समझ आयो तन्ने। और ये सुबह सुबह रोना बंद कीजिए आप, हमें पसंद नहीं है। हमारी बिंदनीसा के आंखों में आंसू। महेश जी ज्यादा देर तक उन्हें रोते हुए देख ही नहीं पाए और उन्होंने उनके आंसू साफ कर दिए। नजर ना लगे हमारे बापूसा और मां सा की जोड़ी को। थू 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 थू, प्रिया ने उन दोनों की बलाए लेते हुए कहा और महेश जी ने उसे घूर कर देखा। अपनी उंगली से इशारा करते हुए उन्होंने उसे अपने करीब बुलाया और उसके आते ही उसके कान को पकड़ लिया। प्रिया झुटा मुठा बहुत दर्द हो रहा है ऐसे लहजे में बोली। आ बापूसा छोड़िए ना, दर्द हो रहा है मां सा। और रोंधी शक्ल बनाकर उसने अपनी मां के तरफ देखा और जैसे कि उसने सोचा था अगले ही पल उमा जी ने उसका कान महेश जी के हाथों से छुड़ा दिया और उन्हें डांट लगना शुरू कर दी। ऐसे तो एक लफ्ज नहीं निकलता था उनके सामने उनके मुंह से, मगर बात जब उनके आदू की होती तो वो एक क्या हजार लफ्ज बोल सकती थी। महेश जी फिर छोटा सा मुंह करके बोले, बिन्नी सा आप हमें डांट रही है। और तब जाकर उमा जी को याद आया कि वो क्या कर रही है। वो जल्दी से बोली, माफी हुकुम सा, मगर आप है की। वो बोल ही रही थी कि तब तक महेश साहब बोले, माफी क्यों मांग रहे हैं आप? और सच कहे, आप जब भी हमें डांटती है ना तब हमें बहुत प्यार। महेश जी क्या कहने वाले हैं ये उमा जी समझ गई और उन्होंने जल्दी से उनके ओठों पर हाथ रख दिया और बोली, धत लाज कोनी आवे तन्ने। उमा जी ने कहा और रिया छेड़ने ही वाली थी कि तब तक उसके कानों पर कोई आवाज आ गई, जिसे सुनकर वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और उसके मम्मा के तरफ मुस्कुरा कर देखा। मासा मामा सा आ गए, रिया ने कहा और जल्दी से बाहर की तरफ भागने लग गई। उसे यूं भागता हुआ देखकर महेशा उमा जी दोनों बस देखते ही रह गए। उमा जी महेश जी के गले लग गई और बोली, हुकुम सा, इतनी प्यारी है हमारी बेटी, फिर भी सब क्यों उनसे नफरत करते हैं? देखिए ना, हम नाराज ना हो, हमें दुख ना हो इस वजह से। अपनी बड़ी बहन की इतनी कड़वी बातें भी उसने हंसते ही सह ली। उन्हें कब सबका प्यार मिलेगा हुकुम सा? उमा जो फफक पड़ी अपने हुकुम सा की बाहों में और वो भी उन्हें अपने आगोश से लेकर बोले, जल्दी ही बिंदनी सा, मुझे खाटू शमा जी पर पूरा भरोसा है, वो जल्दी ही हमारे रिया के जिंदगी में उसका हक का प्यार जरूर ले आवेंगे और फिर हमारी आदू यू झूठी मुट्ठी नहीं बल्कि उसकी असली मुस्कान से साथ हंसेंगी। महेश जी की बात सुन उमा जी के ओठों पर भी समी आ गई और उन्होंने उनके आदू के लिए दुआ की और नीचे आने लग गए। मामा सा, रिया सीधा आकर उनके गले लग गई और घर में सबकी घूरती हुई नजर उसे अपने आप पर महसूस हुई। तब उसने अपनी जुबान चबाई और दूर होकर हाथ जोड़कर बोली, खम्मा घनी ममासा। और फिर उसने नीचे झुककर उनका आशीर्वाद ले लिया। उसे यूं पलटते हुए देखकर उसके मामा सा दबी हुई हंसी हंस दिए और उसने सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दे दिया। उमा जी की फैमिली को भी बिरादरी में बड़ा मान पान था और उनके इसी मान पार को बढ़ाया था उनके इस बेटे ने। रिया के पसंदीदा मामू कुंवर विश्वराज चंदेला, वो थे तो एक आर्मी ऑफिसर, मगर फिर धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और फिलहाल वो डिफेंस मिनिस्टर थे। रिया इनके साथ ही रही थी और उन्होंने उसका बहुत साथ दिया था। बहुत क्लोज थी वो उसके मामा सा के, उसके नाना सा नाने सा, उसके दूसरे दो मामा सा और उनका परिवार। साथ ही में उस मासी सा और उनके परिवार भी शादी के लिए आए हुए थे। रिया ने उन सभी से आशीर्वाद लिया और फिर से उसके विश्वा मामा सा के पास आकर बैठ गई। कुंवर विश्वराज जी ने अपनी पूरी जिंदगी आर्मी और अपने देश के नाम लिख दी थी, सो इस वजह से उन्होंने कभी शादी नहीं की थी। उनके लिए रिया ही सब कुछ थी और उन्होंने कई बार कहा भी था कि आगे जाकर उनकी सारी रियासत वो रिया को दे देंगे और यही एक वजह थी कि उससे नफरत करने वाले आंकड़ों में और बती हो गई थी। उसके नाना सा और नानी सा नहीं, मगर उनके बाकी के तीनों बच्चे, जो चाहते थे कि विश्वराज के बाद उनके प्रॉपर्टी पर उनका आया फिर उनके बच्चों का हक हो। आकाशी, हिमांशी और हेमंत भी वहां आ गए और उन्होंने एक एक कर सभी का आशीर्वाद लिया। रिया को मिला था उनके मामा सा के प्यार को देखकर आकाशी थोड़ा चिढ़ते ही बोली, मामा सा, शादी हमारी है तो आपको ज्यादा ध्यान हम पर देना चाहिए ना कि इस लड़की पर। वो तो हमेशा आपके साथ ही रहती है ना, मगर फिर भी आप अपना लाड उस पर ही लुटा रहे हैं, हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। अक्षय की बात सुनकर रिया ने उसके मामा सा के तरफ देखा। रू उठते ही बोली, आप सबसे बात कीजिए, हम फ्रेश होकर आते हैं। और फिर बिना कुछ कहे ही वो वह से चली गई। आज से आकाशी के शादी के फंक्शंस शुरू होने वाले थे, सो वो नहीं चाहती थी कि उसके वजह से आकाशी और नाराज हो जाए। योजक चिन्ह, रानासा। अर्जुन की आए आवाज से अधिरोह रानासा ने उनके तरफ देखा और तभी उनका ध्यान उनके साथ आए हुए नन्हे कुंवर पर गया। उन्हें इतनी सुबह इतना तैयार हुआ देखकर रानासा की आंखें सिकुड़ गई। वो अर्जुन के तरफ देखकर राजन से बोले, ये आप इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? और उनका सवाल सुन अद्विक ने अपने टैब में कुछ टाइप किया, राजस्थान, जिसे पढ़कर रानासा के चेहरे पर नाराजगी छा गई। उन्होंने के नजार अर्जुन के तरफ देखा और अर्जुन उनकी नजरों को समझकर बोले, कुंवर मिहिरसा की बारात लेकर आज ही सब राजस्थान के लिए निकल रहे हैं। दादा सा हुकुम और दादी सा हुकुम का आदेश है कि बारात में आप और नन्हे कुंवर भी शामिल होंगे। वो आप दोनों के लिए ही रुके हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं, अर्जुन ने कहा और इधर रानासा ने खुद को आने वाला गुस्सा किसी तरह से कंट्रोल किया।
उनके हाथ पर फिल हुई नन्ही सी पकड़ की वजह से रानासा ने नीचे की तरफ देखा और राजन ने अपना टैब उनके तरफ दे दिया। हमें जाना है, बस इतने 3 लफ्ज ही थे उस टैब पर लिखे हुए, और अपने नन्हे कुंवर के लफ्जों को देखकर उन्होंने अर्जुन से जाने की तैयारी करने के लिए कह दिया। उन्होंने एक छोटी सी मुस्कान लेकर अद्विक के तरफ देखा, मगर राजन के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, जिसे देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा। अधिरोह रानासा और नन्हे कुंवर राजन हर बात में एक जैसे ही थी, फिर उनके लुक हो या फिर उनके कोल्ड एक्सप्रेशन, दोनों का रहन सहन, खाना पीना, गुस्सा, अबोल स्वभाव, सभी आदतें एक जैसे ही थी। नन्हे राजन के तरफ देखकर लगता ही नहीं था कि वो एक छोटा बच्चा है। हर वक्त एक्सप्रेशन लेस चेहरा रहता था उसका, और अब तक उसने सिवाय अपने गुस्से को और कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया था। ना वो किसी से बात करता था और ना ही कभी मुस्कुराता था। बचकों वाली तो एक भी बात, एक भी शरारत नहीं थी उसमें। इतने कम उम्र में ही हो वो बहुत समझदार और जीनियस था। अधिरोह ने जाते ही अपने नन्हे कुंवर को देखा और अपने आंखें बंद कर ली। वो बस नन्हे कुंवर की एक स्माइल देखने के लिए तरस रहे थे। ना जाने क्या कुछ नहीं किया था उन्होंने नन्हे कुंवर को ठीक करने के लिए। उसके लिए दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर की टीम थी, मगर उसके बाद भी वो उसे ठीक नहीं कर पाए थे। रानासा ने गहरी सांस छोड़ी और अर्जुन के तरफ देखकर इशारा किया, और उनके इशारे को समझकर अर्जुन ने जेट अरेंज करने के लिए बोल दिया। योजक चिन्ह। बड़ी हवेली में आज जिधर उधर भगदड़ मची हुई थी। आज आकाशी की बारात जो आने वाली थी, जिसके लिए सभी बहुत बिजी थे और बारात के स्वागत की तैयारी में लगे हुए थे। ना चाहते हुए भी सबके महेश जी और उनके परिवार के चेहरे पर टेंशन था ही, क्योंकि वो बारात कोई आम बारात नहीं थी, बल्कि खुद रानासा के परिवार की थी। रानासा की फैमिली उनके बिरादरी के ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान की सबसे ताकतवर रॉयल फैमिली थी। यहाँ तक कि पूरे देश भर में और देश से बाहर भी सबसे ताकतवर फैमिली थी। उनका दबदबा पूरे बिजनेस वर्ल्ड पर था। बेताज बादशाह थे अधिरोह रानासा बिजनेस वर्ल्ड के। उनके एक इशारे पर पूरा बिजनेस वर्ल्ड, सिर्फ उतना ही नहीं पूरा पॉलिटिकल वर्ल्ड इधर से उधर हो जाता था। जितना खर्चा पूरे शादी के लिए या नहीं हुआ था, उससे कई ज्यादा खर्च तो प्रजापति फैमिली ने उनके सिक्योरिटी के लिए किया था। फूलों से, रोशनी से जगमगाती वो बड़ी सी हवेली, दियों और फूलों के पंखुड़ियों से सजाया हुआ रास्ता, और जोर जोर से बजते ढोल नगाड़े। बहुत ही ग्रैंड वेलकम किया गया उनका। लगातार होती गुलाब के पंखुड़ियों की बारिश, और साथ में वो खुशबूदार इत्र। पूरा माहौल बहुत ही अच्छा हो गया था। उमा जी आरती का थाल लेकर दरवाजे पर खड़ी हो गई और उन्होंने मिहिरसा और उनके पूरे परिवार का स्वागत किया। पूरे मान पान के साथ उन्हें अंदर लाया गया, और तभी एक के बाद एक ऐसे 5 आलिशान कार्स वहां आकर रुक गई। उसमें से बीच में की कार से अर्जुन उतरा और उसने आकर कार के पीछे का दरवाजा खोल दिया, और बस सब ने अपनी सांसें थाम ली। उस कार में से अधिरोह रानासा और उनके नन्हे कुंवर उतर गए थे, और बस सबकी आंखें उन पर ही रुक गई। सामने अधिरोह रानासा खड़े थे, उनके नन्हे कुंवर के साथ। उनकी 6 फीट हाइट और उस कसदार बॉडी पर ब्लैक कलर का वो रजवाड़ी सूट, और ऊपर से उनका वो कोल्ड ऑरा, जिस वजह से सब ने अपने आप ही अपनी अपनी नजरें झुका दी। वैसे भी रानासा के चेहरे पर का तेज ही ऐसा था कि कोई 2 पल से भी ज्यादा उनके चेहरे के तरफ या फिर आंखों से आंखें मिला ही नहीं पाता था। वही उनके साथ खड़े नन्हे कुंवर भी कुछ कम नहीं लग रहे थे। बिल्कुल रानासा के तरह ही सूट पहना था उन्होंने, उन्हीं के तरह हेयर स्टाइल और उन्हीं के तरफ चेहरे पर का गुरूर। बहुत ही प्यार लग रहे थे नन्हे कुंवर भी। अपने भरी रुबाबदार कदमों के साथ नन्हे कुंवर का हाथ थामे हुए वो अंदर आने लग गए, और उन्हें देखते सभी लड़कियां और औरतें अपनी आहें भरती रह गई। कोई शख्स इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? बस यही सवाल था सभी के दिमाग में, और दिल में थी आस रानासा को पाने की, और उन्हें पाने की सीढ़ी थे नन्हे कुंवर। सब जानते थे कि रानासा की जनबस्ती है उनमें, बस इसीलिए सब ने अपने अपने दिमाग में किसी भी तरह से नन्हे कुंवर को पाने झांसे में लेने का प्लान बना लिया था, और इस शादी में वो कुछ ना कुछ करके रानासा के करीब आकर ही रहने वाले थे। धूमधाम से उनका भी स्वागत हुआ। बारातियों के रहने के लिए यह सजाया गया हवेली का वो हिस्सा अभी हंसी और मजाक मस्ती से गूंज उठा था। एक से बढ़ एक खाने की चीजें उन्हें सर्व की जा रही थी, और 50 से भी ज्यादा दासियां उनके आप भगत के लिए रखी हुई थी। अधिरोह वहां से जाना चाहते थे, लेकिन उनके बिरादरी के कई लोग उनसे आकर मिल रहे थे, उनकी खुशहाली पूछ रहे थे, और उनके राजस्थान में शुरू काम के अपडेट भी दे रहे थे, जिस वजह से उन्हें वही रुकना जरूरी था। मगर नन्हे कुंवर को अब वहां रुकना गुस्सा दिला रहा था, जिसे महसूस कर रानासा ने अनाने कुंवर को उन 20 बॉडीगार्ड्स और उनके 5 केयरटेकर के साथ वह से उनके लिए तैयार किए हुए कमरे में भेज दिया था। नन्हे कुंवर ने सभी को बाहर जाने के लिए बोल दिया, और फ्रेश होकर अपना ब्लैक कलर का नाइट सूट पहनकर गैलरी में आकार खड़े हो गए। रानासा और वो एक ही कमरे में रुकने वाले थे। उनके सिक्योरिटी के वजह से रानासा ने खुद ही ऐसे अरेंजमेंट करने के लिए कही थी, और हवेली के आखिरी हिस्से वाले कमरे में ही उनके गार्ड्स के थ्रू उनके रहने की अरेंजमेंट करवा दी थी। अपने हाथों को पीछे बांधे हुए नन्हे कुंवर ऊपर आसमान के तरफ देखते हुए खड़े रह गए। कोई एक्सप्रेशन नहीं था उनके चेहरे पर, और तभी उनके कानों से टकराए और मीठी सी खिलखिलाकर हंसने की आवाज, और नन्हे कुंवर ने उस और देखा जहां से ये आवाज आ रही थी। गैलरी के ठीक नीचे वाले गार्डन में रिया का टहल रही थी, और वो हंसते हुए किसी से बातें कर रही थी। नन्हे कुंवर की नजर उस पर बस रुक सी गई, और वो उस हंसी को सुनने लग गए। शायद ही उन्होंने उनके महल में किसी को इतना खुश इस तरह से हंसते हुए देखा था। रानासा के डर से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नजरें उठाकर देख सके, फिर हंसना तो बहुत दूर की बात थी।
नन्हे कुंवर को वो हंसी इतनी पसंद आ गई कि उन्हें चाहत हुई उस लड़की को देखने की जो नीचे टहलते हुए हंस रही थी। उनकी नजरें वहीं से दूर पर बसे हुए स्टेयर्स पर गई और अनाने कुंवर जल्दी से उस ओर चले गए और फिर वह से नीचे। रिया अपने ही धुन में आगे चली गई और वहीं से थोड़ी दूर झाड़ियों को पार करने बाद वहां बनाए हुए एक छोटे से तालाब के पास आ गई। अपने पैरों को पानी में छोड़कर वो खुद से ही फिर से हंसने लग गई और गिर गुनगुनाने लग गई। नन्हे कुंवर कब से उसे ही देखे जा रहे थे और उन्हें इस तरह देखकर रिया को और हंसी आ गई। वो झट से पीछे मुड़ गई और इससे पहले ही नन्हे कुंवर छुप पाते वो बोली, छोटे बदमाश, छुपने की कोशिश भी मत करना, हमने आपको देख लिया है, चलिए बाहर आ जाए। रिया ने बड़े ही प्यार से अपनेपन से कहा था। नन्हे कुंवर का उसका पीछा करना उसे महसूस हो गया था और वो बस उसके जाने का वेट कर रही थी, मगर नन्हे कुंवर वह से गए ही नहीं और फिर रिया ने उन्हें आवाज लगा दी। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नोवा स्टोरी। न्यू एपिसोड 5। अपने हाथों को पीछे बांधे हुए नन्हे कुंवर ऊपर आसमान के तरफ देखते हुए खड़े रह गए। कोई एक्सप्रेशन नहीं था उनके चेहरे पर और तभी उनके कानों से टकराए और मीठी सी खिलखिलाकर हंसने की आवाज और नन्हे कुंवर ने उस और देखा जहां से ये आवाज आ रही थी। गैलरी के ठीक नीचे वाले गार्डन में रिया का टहल रही थी और वो हंसते हुए किसी से बातें कर रही थी। नन्हे कुंवर की नजर उस पर बस रुक सी गई और वो उस हंसी को सुनने लग गए। शायद ही उन्होंने उनके महल में किसी को इतना खुश इस तरह से हंसते हुए देखा था। राणासा के डर से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नजरें उठाकर देख सके, फिर हंसना तो बहुत दूर की बात थी। नन्हे कुंवर को वो हंसी इतनी पसंद आ गई कि उन्हें चाहत हुई उस लड़की को देखने की जो नीचे टहलते हुए हंस रही थी। उनकी नजरें वहीं से दूर पर बसे हुए स्टेयर्स पर गई और नन्हे कुंवर जल्दी से उस ओर चले गए और फिर वहां से नीचे। रिया अपने ही धुन में आगे चली गई और वहीं से थोड़ी दूर झाड़ियों को पार करने बाद वहां बनाए हुए एक छोटे से तालाब के पास आ गई। अपने पैरों को पानी में छोड़कर वो खुद से ही फिर से हंसने लग गई और गीत गुनगुनाने लग गई। नन्हे कुंवर कब से उसे ही देखे जा रहे थे और उन्हें इस तरह देखकर रिया को और हंसी आ गई। वो झट से पीछे मुड़ गई और इससे पहले ही नन्हे कुंवर छुप पाते वो बोली, छोटे बदमाश, छुपने की कोशिश भी मत करना, हमने आपको देख लिया है, चलिए बाहर आ जाए। रिया ने बड़े ही प्यार से अपनेपन से कहा था। नन्हे कुंवर का उसका पीछा करना उसे महसूस हो गया था और वो बस उसके जाने का वेट कर रही थी, मगर नन्हे कुंवर वह से गए ही नहीं और फिर रिया ने उन्हें आवाज लगा दी। रिया की आवाज सुन अद्विक वैसे ही वापस जाना चाहता था, मगर उस आवाज में इतनी मिठास, इतना अपनापन था कि वो चाहकर भी वहां से हिल नहीं पाया और उसने जरा सा सर बाहर निकाल कर उसे देखा। रिया तो उसे देखकर ही बहुत खुश हो गई और चाहते हुए बोली, ओह माय गॉड बनी, कितने क्यूट हो तुम, जस्ट लाइक अ रैबिट। रिया ने खुश होते हुए कहा, लेकिन उसे क्या पता था उसके इस तारीफ से नन्हे कुंवर को गुस्सा आ जाएगा। राजने ने उसे घुर कर देखा और वैसे पारी पटकते ही वहां से वापस जाने लगा। अरे बनी, क्या हुआ, ऐसे क्यों जा रहे हो? रिया को समझ ही नहीं आया अचानक उस छोटे से बच्चे को क्या हुआ और वो क्यों गुस्सा होकर जा रहा है। राजन ने पीछे मुड़कर उसे घूर कर देखा। उन नजरों का मतलब साफ साफ था कि हमारी पीछा मत करो, मगर फिर भी रिया उसके अकेले जाने का रिस्क नहीं ले सकती थी। उसने अपने कदम पीछे कर लिया और फिर धीरे धीरे राजन के पीछे जाने लग गई। राजन उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर आ गया और गैलरी में आकर उसने एक बारे पीछे देखा तो पाया कि रिया भी उसके पीछे आई हुई थी। उसे पलता हुआ देख रिया मुस्कुराए और उसने हाथ हिलाकर उसे बाय कर दिया और राजन वैसे ही गुस्से से कमरे के अंदर आ गया। रिया नामे सर हिलाते हुए बोली, उफ, दिस रॉयल्टी एंड दैट रॉयल पीपल, एंड सबसे बकवास उनके वो रूल्स एंड रेगुलेशंस। मुझे उफ, हमें कहिए रिया, अपने आप को इज्जत दीजिए, वरना फिर से किसी ना किस वजह से आपको डांट पड़ जाएंगी। थैंक यू खाटू श्याम जी, जो आपने हमारा बचपन उस नन्हे बनी के जैसे नहीं होने दिया, वरना तो हमें यकीन था अगर हमारा बचपन यहाँ बीता होता ना, हम भी उस छोटे बदमाश की तरह ही होते, इमोशनलेस। अब बीएस ये शादी हो जाए और हम अपने पुराने लाइफ में लौट जाए। हाय, आई मिस एवरीथिंग। मामू से कहा भी था कि मुझे यहाँ भेजने की जिद मत करिए, मगर वो है कि माने ही नहीं। रिया ने नामे सर हिलाते हुए कहा और बड़बड़ाते हुए वहां से वापस चली गई। अद्विक कमरे में तो आ गया था, लेकिन ना जाने क्यों उसकी नजरें अभी भी रिया पर ही टिकी हुई थी। कर्टन के पीछे छिपकर वो चुपके से रिया को देख रहा था और उसके चेहरे पर आने वाले वो अजीब अजीब एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था। हाँ, अजीब एक्सप्रेशन ही, जो एक्सप्रेशन हमारे लिए निर्मला थे, वो नहीं एक्सप्रेशन नन्हे कुंवर के लिए अजीब थे। उनके पैलेस में किसी ने ऐसे एक्सप्रेशन कभी अपने चेहरे पर लाए ही नहीं थे। राजन, उसके पीछे से आए आवाज और राजन सीधा खड़ा हो गया और उसने गैलरी की स्लाइड बंद करके कर्टन से कवर कर दी और पीछे मुड़कर देखा। अधिरोह उसके पीछे आकर खड़ा हुआ था और उसकी हर एक हरकत को नोटिस कर रहा था। राजन फिर अधिरोह के सामने आकर खड़ा हो गया और उसके तरफ क्या इस नजर से देखने लग गया। अधिरोह ने नामे सर हिलाया और छोटी सी स्माइल लेकर वो नीचे अपने घुटनों पर बैठ गया। जिस अधिरोह सिंह राजपूत को किसी के सामने नजरें झुकाकर बात करने की आदत नहीं थी, वो नन्हे कुंवर के सामने बड़े ही आसानी से अपने घुटनों पर तक के बैठ जाते थे। राजन ने अधिरोह के चेहरे पर की स्माइल नोटिस की और तभी उसे रिया का खिलखिला कर हंसना याद आ गया। जरा कंफ्यूज ही हो गया वो,
और उसने एक उंगली सी अधिरोह के गाल को छू लिया और फिर उस लड़की के चेहरे पर आ रहे डिंपल को याद किया। अधिरोह देख रहे थे उनके नन्हे कुंवर को और उनके एक्सप्रेशन लेस चेहरे, लेकिन आंखें में उठे एक अलग ही सवाल को नोटिस कर रहे थे, मगर उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो आराम से प्यार से नन्हे कुंवर से बोले, कुछ हुआ है क्या अद्विक? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आपको कुछ कहना है क्या? अधिरोह ने प्यार से कहा और राजन को रिया का प्यार से बात करना याद आया, छोटा बदमाश, क्यूट, और फिर लास्ट में रैबिट। इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा था उसने, और लास्ट में उसका रैबिट कहना याद आकर राजन के चेहरे पर गुस्सा आ गया कि वो रैबिट की तरह दिखता था। गुस्से से ही उसने अधिरोह को देखा और सीधा कमरे में के सोफे पर आकर बैठ गया। उसके हिसाब से रैबिट के एनिमल था, एक जंगली एनिमल जिसे उसने सिर्फ 1 या 2 बार फोटोज में देखा था, दैट्स इट। और आज किसी ने उसे रैबिट यानी कि एनिमल कहकर पुकारा था। हमेशा लिटिल प्रिंस, नन्हे कुंवर, कितनी हैंडसम राजकुमार है, ऐसे ही तरह तरह के अच्छे अच्छे नामों से पुकारा जाने वाला वो रिया के उसे रैबिट एनिमल कहने पर जरा गुस्सा ही हो गया था। अधिरोह जो उसके अलग अलग एक्सप्रेशन देख रहे थे, वो सच में कंफ्यूज हो गए। भले ही राजन का चेहरा इमोशनलेस हो, मगर उसकी आंखें, उसकी अनकहे बड़ी ही बोलकी थी। उन आंखों से उसके अंदर पनप रहे भाव वो आराम से पहचान लेता था। मगर आज वो भी कंफ्यूज था, कभी उसके आंखें में की चमक देखकर, तो कभी गुस्सा। क्यूट नाम आने पर वो 1-2 बार शर्मा भी गया था, मगर फिर से गुस्सा, और अब की बार का गुस्सा थोड़ा ज्यादा ही था, जिसे देखकर अधिरोह ने नामे सर हिलाया और वो चेंज करने जाने ही वाला था कि उसके पैरों के पास एक कुशान आकर गिर पड़ा। अधिरोह ने गहरी सांस छोड़ी और फिर राजन के पास आकर बैठ गया। राजने ने उसके टैब पर रैबिट वर्ड लिखा और अधिरोह के तरफ दे दिया, जिसे पढ़कर अधिरोह भी बहुत कंफ्यूज हो गया। उसने फिर टैब में रैबिट वर्ड सर्च किए और उसमें से सबसे प्यार और क्यूट वीडियो प्ले कर राजन के आगे पकड़ा दिया। राजन की नजरें उस टैब पर गई और बस वही उन क्यूट क्यूट रैबिट को देखकर ठहर गई। वो सब इतने प्यारे थे कि अद्विक को उनसे प्यार ही हो गया, और फिर उसे याद आया उस लड़की का, यानी कि रिया का उसे क्यूट रैबिट कहना, इसका मतलब वो हमें प्यारा कह रही थी। राजन ने दिल ही दिल कहा और उसके आंखों में चमक आ गई और साथ ही में उसके गाल भी हल्के लाल हो गए, और बस अधिरोह उसे देखता ही रह गया। कंफ्यूज था वो बहुत, राजन को लाल गालों के साथ रैबिट की वीडियो देखते हुए। वेल, आज तक उसने ऐसे एनिमल्स की वीडियो कभी नहीं देखी थी। राजन नॉर्मल बच्चों के तरह था ही नहीं, बहुत जीनियस था वो। अपने उम्र के 5वें साल में वो कम से कम 8 भाषाएं बोल लेता था वो, और कंप्यूटर्स में तो एक्सपर्ट था। साथ ही में उसे रोबोट का भी बहुत शौक था। ऐसे ही सिर्फ टेक्नोलॉजी और रोबोट से हमेशा घिरा वो आज एनिमल्स की वीडियो देख रहा है। ये बात अधिरोह को बड़ी ही हैरान कर गई, साथ में थोड़ी खुशी भी दिला गई। शायद ये पहली बार था जब अधिरोह ने उसके चेहरे पर गुस्से के अलावा और कोई एक्सप्रेशन देखे थे। अचानक राजन खड़ा हो गया और गैलरी के तरफ जाने ही वाला था कि उसे अधिरोह की मौजूदगी का एहसास हुआ था। वो नहीं चाहता था कि अधिरोह उस लड़की को देखे जिसे अब वो देखने जा रहा था, सो बस इसी वजह से उसने अपने कदम रोक दिए और बिस्तर की तरफ ले जाकर वो सीधा सो गया। अधिरोह बस उसे सोते हुए देखकर खड़े रह गए, और 5 मिनट बाद जब उसके तरफ गए तो राजन के संत गति से चलते सांसों को देखकर वो समझ गए कि राजन सो रहा है, लेकिन इतनी जल्दी कैसे? राजन को हमेशा जल्दी नींद नहीं आया करती थी, और डर की वजह से उन्होंने जल्दी से डॉक्टर की उस टीम को बुलाया जो सिर्फ राजन के लिए यह अपॉइंट की गई थी। सभी ने बिना कोई आवाज करे अपनी हर एक एक्शन की और राजन को चेक किया। राणा सा, छोटे कुंवर, बिल्कुल ठीक है, और वो अब आराम से सो रहे हैं, उन डॉक्टर्स में से एक है, डॉक्टर ने कहा, और अधिरोह ने उसे जाने का इशारा आकार दिया। राणा सा को प्रणाम कर वो सभी डॉक्टर वह से चले गए और अधिरोह राजन के पास आ गए। उसके सर पर प्यार से ओट टिकाने के बाद अधिरोह को राजन का गैलरी के तरफ जाना याद आया और उनके कदम भी उधर चले गए। अद्रिका कब की वह से जा चुकी थी और अब वह बाकी थे सिर्फ 5-6 रैबिट के छोटे छोटे बच्चे जो अभी एक दूसरे से लिपट कर सो रहे थे। अधिरोह ने अर्नब को कॉल कर दी और बोला, रैबिट्स, हमें नन्हे कुंवर के लिए बहुत सारे रैबिट्स चाहिए। हमारे पैलेस वापस जाने से पहले उन्हें वहां लेकर आइए और उन्हें अच्छे से ट्रेन भी कीजिए, अधिरोह ने कहा और कॉल कट कर दी। बेचारा अर्नब हैरानी से अपनी बॉस की आवाज को बार बार रिपीट करके सुन रहा था और उनके आदेश का पालन करने के लिए चला गया। योजक चिन्ह, ये कहा गई थी आप, और ये क्या हालत कर दी है आपने आपकी। बालों में फूल सजते हैं आदुना की पत्तियां और ये लकदिया। उमा जी अपने सामने बैठे हुए रिया को डांट लगा रही थी, साथ ही में उसके बालों से पत्ते और छोटी छोटी लकदियां निकाल भी रही थी। रिया छोटा सा चेहरा करके बोली, हमने जानबूझकर तो नहीं किया है ना ये मासा, वो तो हमें एक क्यूट सा रैबिट दिखाई दिया था। कहते हुए रिया के सामने अद्विक का चेहरा आ गया, लेकिन उसने हमसे कुछ कहा ही नहीं और अब भाग कर चला गया। बस इसी वजह से हम दूसरे रैबिट को पकड़ने के लिए भाग गए और हमारी ये हालत हो गई। अद्रिका की बात उमा जी के सर के ऊपर से चली गई और उन्होंने धीरे से उसके सर पर चपेट मार दी। वो उससे बोली, इतनी बड़ी हो गई है आप, लेकिन आपका उन खरगोश को पकड़ने का शौक नहीं गया, पता नहीं क्या होगा थारा। उमा जी ने नामे सर हिलाया और तेल की शीशी लेकर रिया के बालों की सर की मालिश करने ही वाले थी कि रिया ने उन्हें रोक दिया। उसके तरफ मुड़कर उसके गोद में सर रख कर वो बोली, मासा, अभी आपको आकाशी जी के साथ होना चाहिए, हम इनके तरफ देख लेंगे। अपने बालों को हाथ में लेकर आप जाओ और उनके साथ वक्त बिताओ, कुछ दिनों में शादी होने वाली है उनकी।
उन्हें ऐसा ना लगे कि आपने उनके तरफ ध्यान नहीं दिया। रिया का बात सुन उमा जी के आंखों में आंसू आ गए और उसके सर पर ओट टिकाकर वो बोली, हमें माफ कर दो लाडो, हम चाह कर भी थारे वास्ते कुछ को नहीं कर पाए, आज भी बारातियों के स्वागत वास्ते सब थे, मगर थारे को। कहकर उमा जी और रोने लग गई। आकाशी ने रिया को और उसके मासा या कि उमा जी को साफ साफ कह दिया था कि रिया किसी के भी सामने नहीं आएंगी, और अगर उसकी वजह से उसके रिश्ता टूटा या फिर उसके रिश्ते पर जरा भी आंच आई तो वो उनका मरा हुआ मुंह देखेंगी, और बस इसी वजह से रिया आज नीचे फंक्शन में नहीं आई थी। उमा जी के आंसू साफ करते हुए रिया बोली, मासा कोई बात कोनी से महारे को बुरा ना लगा, और वैसे भी हम यहाँ सिर्फ शादी के लिए आए हैं, तो बस शादी में ही शरीक होंगे, सो आप रोना बंद करो और जाकर जीजी के साथ वक्त बिताओ, और हाँ जरा अपने इस खूबसूरत से चेहरे पर स्माइल ले आइए, वरना आपके हुक्म सा कहेंगे कि हमने आपको रुला दिया। रिया ने हंसते ही कही लास्ट की बात और उमा जी ने उसे एक और धीरे से फटका मार दिया। थारे माँ बापू सा को सताने में जरा भी शर्म ना आवे ना तन्ने। उमा जी ने उसे घूर कर देखा और रिया जोर जोर से हंसने लग गई। हम आते हैं हाँ लाडो, तुम आराम से सो जाना महारी बच्ची। उमा जी फिर वह से चली गई और रिया बस एक फीकी सी मुस्कान हंस दी। तो दोस्तों आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ टोबीरामा संजू नोवस्टोरी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों अभी तक के आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे सभी सब्सक्राइबर की वजह से हुआ है जो मेरी स्टोरी को इतना प्यार दे रहे हैं।